गवर्नमेंट 5 साल इन कंटिन्यूएशन चलता है। 4 महीने पहले इसी हाउस के सामने एलजी साहब ने पहला अपना खुतबा पेश किया। ज्यादातर बातें उसमें हुई। अब ये जरूरी नहीं है कि जो बातें 4 महीने पहले की गई उन्हें दोबारा भी दोहराया जाए। पहला खुतबा देखिए, ये देखिए, ये इन कंटिन्यूएशन होता है, ये इन एडिशन होता है। ये खुतबा 4 महीने वाले पहले को रिप्लेस नहीं करता, उसको ऐड कर देता है। तो मेरे वो साथी जो ये तासुर शायद 4 महीने पहले किया था लेकिन अब नहीं किया क्योंकि अब किसी ने कहा ये कोई प्रेम पत्र है। अब अगर हमने प्रेम पत्र लिखना होता हम पहले खुतबे में लिखते। मकसद ये था कि शुरुआत वहां से हुई, इसमें हमने और इजाफा किया। जब अगले साल मैं उम्मीद करता हूं उस वक्त गवर्नर होंगे, जब उस वक्त गवर्नर साहब का खुतबा होगा और इजाफा होगा और अगले 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए मेरे जो सीनियर साथी श्यामलाल शर्मा जी पेजेस गिन रहे थे, लेकिन आप उसमें इतने पैरा थे तो इसमें इतने पैरा हैं, उसमें इतने पेज तो इतने पेज। कागज बचाने का मेरा इरादा नहीं था। अगर कागज बचाने का ही होता तो हम फटाफट वो ई गवर्नेंस के जरिए आप तक पहुंचा देते। थोड़ी सी आपको हम राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इस बात का एहसास रखते हुए कि अगर एलजी साहब का खुतबा हम 1-1.5 घंटा रखते आपको सुनना पड़ता। अब कल ठीक इसी जगह लगभग 11, सवा 11 बजे आपको फिर मेरा ही भाषण सुनना होगा, कोई 2, सवा 2 घंटे, वो भी अंग्रेजी में। तो हमने सोचा ना, अब जब गवर्नर साहब ने 4 महीने पहले इतना लंबा सारा खाका आपके सामने खींचा, तो इस बार इसको थोड़ा कंसाइज करके बाकी बातें हम बाद के लिए रखेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपना एजेंडा निकाल रहे हैं या किसी चीज पे हम खामोश रहना चाहते हैं। अब कई सारे साथी इस तरफ से भी, ऑपोजिशन के बेंचेस के तरफ से भी, डेवलपमेंट के हिसाब से बातें आई, कुछ सवाल आए, कुछ चीज़ों का जिक्र हुआ। अब मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि इस बात का एहसास रखते हुए कि कल उन्हीं चीज़ों पे बजट के दौरान मुझे बात करनी होगी, उसके ठीक बाद ग्रांट्स पे सिलसिला शुरू होगा, उस पे भी बहस होगी। मैं हाउस का वक्त नहीं लेना चाहूँगा और एक एक डेवलपमेंट की चीज़ को जो है यहाँ पे बात करें। कल बजट के सिलसिले में शुरू हो ही जाएगा और आने वाले कुछ दिनों पे हर इशू जो यहाँ ऑनरेबल मेंबर ने टच किया, हर महकमे को लेके, उन पे हम जो है अपना जवाब दे देंगे। हमारे मैनिफेस्टो का यहाँ बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें
A to Z जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। उनमें जो कैदियों के हवाले से बात हुई, अब मैं इसमें सियासत में उलझना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन कैदियों के बारे में, जिन पे 2016 में केस लगे थे और उनसे केस वापस लेने के वादे हुए जो फिर नहीं हुआ। जो टर्मिनेशंस की बात यहां पे हुई सरकारी मुलाजमों की, उसका सिलसिला किस दौर में शुरू हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन सिलसिला रुक जाना चाहिए, उस पे हम वादाबंद हैं और हम अपने वादे पे कायम रहेंगे। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने ये कहा कि हम पीएसए इस्तेमाल करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। अब अगर पीएसए ही आपका हथियार है तो आपका केस कमजोर है ना। आप मान के चलिए, अगर आप सिर्फ पीएसए के बुनियाद पे इन लोगों को जेल में रख रहे हो सालों साल, इसका मतलब यह है कि आपके पास इनको प्रोसिक्यूट करने की कोई सबूत है नहीं, आपके पास इनके खिलाफ कोई केस है नहीं, आप सिर्फ पीएसए के जरिए जो है इनको बंद रख रहे हैं। अगर वाकई जो आप कहते हो कि ये पत्थरबाज हैं, ये ओजीडब्ल्यू हैं, ये वे हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत क्यों? प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां आप और कोई केस बना नहीं सकते हो। आपने मेरे खिलाफ पीएसए लगाया क्योंकि मुझे बंद करने के लिए आपके पास और कुछ था नहीं। आपने पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन में मुझे 6 महीने बंद रखा, जब वो अरसा बीत गया और कुछ चाहिए था आपको, आपके पास और कुछ था नहीं, तो पीएसए लगा के मुझे बंद कर दिया। ये जो 400 पीएसए में बंद हैं, अगर वाकई जो आप कहते हो सही है, क्योंकि आज पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है नहीं, तो जो आंकड़े आपके पास आ जाते हैं वो मेरे पास नहीं आते। आप ब्रीफिंग लेके आते हो, मेरे पास वो ब्रीफिंग है नहीं। अगर जो आप कहते हो जनाब वो ये हैं वो हैं, मुल्क के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, तो पीएसए के बजाय उन पे केस करिए, प्रोसिक्यूट करिए, जेल की सजा दिलाइए, फिर जाएं जेल में। लेकिन अगर सिर्फ पीएसए के बुनियाद पे आप उनको बंद रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके कहने में और जमीनी हकीकत में थोड़ा सा फर्क है। $370 के हवाले से बहुत बात हुई। मैं फिर ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर के हवाले से ही बात करूंगा। कहा कि 370 को लेके हम हाउस का टाइम जाया करते हैं, लेकिन जितना हमने 370 पे बात की उससे ज्यादा तो शायद उस तरफ से बात आई। हर तकरीर में 370 को हटाने की जस्टिफिकेशन वहां से आई। आप खुद ऐसे काम गिन रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए मैं दीवारों के आसपास देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पार्लियामेंट शिफ्ट कर गया, क्योंकि आपकी तकरीर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे अपनी तकरीर कर रहे हैं जब बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस पे। यहां के काम गिनने के बजाय आप दिल्ली की हुकूमत, मरकजी हुकूमत के काम गिन रहे थे। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कोई रिंग रोड, कोई ये रोड, कोई वो रोड, कोई ये। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं ना, आप मुझे ये बताइए, इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो बिना 370 हटाए नहीं मुमकिन होते? बताएं, क्योंकि आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जो काम गिनते हो, IIT, IIM, एम्स, रिंग रोड, ये बाकी चीजें, इनमें से ज्यादातर वो काम हैं जो 2019 से पहले शुरू हुए। लेकिन मैं उस झगड़े में पड़ूंगा ही नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूं ना, मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा डेवलपमेंट रिलेटेड काम हुआ है जो 370 हटने से पहले मुमकिन नहीं था?
डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सी बेहतरी आई? अब चलिए, आज आप कहेंगे आपको इस पे जवाब देने का मौका नहीं मिला, चलिए बजट में जब आप तकरीर करेंगे कम से कम उस वक्त मुझे बताइए ना, कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बताइए मुझे जो बिना 370 हटाए हुए यहां मुमकिन नहीं होता। मैं भी अपनी जगह समझ जाऊं कि ना वाकई शायद कोई बहुत बेहतरी या तरक्की आई है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई कि आप 370 हटा तब पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुमकिन हुआ। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन करके आपने क्या फायदा दिया इस कौम को? आप मेरे जो हमारे गुजर यहाँ पे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हुए एमएलएज हैं, उनके तरफ इशारा करके कहा कि ना हमने आपको बहुत बड़ा फायदा दिया जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया आपको। अरे इनकी तादाद गिनिए ना, आज कितने हैं? 6 हैं। आपके रिजर्वेशन देने से पहले कितने थे ना, जरा पूछिए इनसे। 9 थे। नहीं ना, आज 9 नहीं है ना। आप आपने चुन के गुजर कम्युनिटी को कहा ना, आप थे ना, आपने इनको कहा, आपने अब आप अपनी बात को दूसरे अंदाज में पेश करेंगे, लेकिन मैं हाउस में मौजूद था। आप थे ना, आप बैठिए ना, आप बैठे। आपने उस वक्त हमारे तरफ उंगली करके ये कहा कि इन लोगों ने आपको, मतलब गुजरों को, एसटी का दर्जा देने के बाद भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। ये कहा आपने ये नहीं कहा कि हमने 9 सीटें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। आपने गुजर कम्युनिटी को कहा कि आप लोगों को एसटी का दर्जा मिला था, लेकिन इन लोगों ने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। उसके बुनियाद पे मैं आपसे पूछता हूं ना, आपकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके आपने फायदा क्या दिया? उस वक्त 9 थे, अब 6 हैं। अब आप कहोगे पहाड़ियों की आबादी बढ़ गई, यहाँ तादाद बढ़ गई, लेकिन इसमें से 2 तो मेरे साथी ऐसे हैं जो ओपन सीटों में जीत के आ गए, तो कोई ऐसा तूफान नहीं। तो मैं फिर इस बात पे आता हूं ना कि 370 हटाने के बाद कौन सा ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी बुनियाद पे आप कहोगे जनाब कि जमीन आसमान का फर्क पड़ा, बहुत फायदा हुआ लोगों को। फिर आपने हमारे साथी शक्ति परिहार साहब ने अपनी तकरीर में शुरू में ही कहा कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में करप्शन, नेपोटिज्म और एक और अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किया जो मुझे याद नहीं है, टेररिज्म। चलिए एक सेकंड के लिए टेररिज्म, मैं ये जब टेररिज्म की मैं बात सुनता हूं तो मैं थोड़ा परेशान। एक सिस्टर अमृतसर में ब्याही हुई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो हमारी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती थी। आज वो मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उस बात पे, मैं उस बात पे भी आ जाऊंगा, टेररिज्म। अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? जिन इलाकों को मैं दावे से कहता हूं हमने अपनी हुकूमत, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जिसमें सलातिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब मेरे साथ मंत्री थे, इतना बड़ा जम्मू का हिस्सा हमने पूरा जी टेररिज्म से मुक्त किया था। पूछिए इनसे,
कम से कम इस बात पे तो ये इनकार नहीं कर सकेंगे। कब हुए जम्मू शहर में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रियासी में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए यात्रियों पे हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रजौरी बाजार में हमले जब हम मंत्री थे? नहीं हुए। भी हुआ। मैं अब कितने मैं गिनना नहीं चाहता हूं, नहीं तो गिनने की अगर मैं गिनना शुरू कर गया तो फिर कोई एंड नहीं होगा इसका। लेकिन वो मेरा कहने का मतलब ये है ना, अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। फिर नेपोटिज्म की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई पार्टी जो है वो कहते हैं ना हमाम में सब नंगे, ना हम नेपोटिज्म की बात कर सकते ना आप, तो छोड़ दीजिए उसको। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ू जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसा ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। हम एज मिनिस्टर, अब शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपस में बैठ के ये बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आवर में पहले 2 सवाल जो हैं वो जल जीवन मिशन के हों, हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि 40-45 मिनट तो इसी बेचारे जावेद राणा साहब के ही निकल जाते हैं। क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो जल जीवन मिशन को लेके परेशान नहीं या शिकायत नहीं करता। एक चलिए, माइनिंग पे करप्शन पे इल्जाम आपने लगाए, हमने नहीं। हमने तो इसका कभी जिक्र ही नहीं किया। इस सेशन से पहले जल जीवन मिशन के बारे में शिकायतों का आपने हमसे तो सुना नहीं होगा। जमीनों के मामलों में करप्शन की बात, मिस गवर्नेंस की बात, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, वो हमारी बदौलत नहीं, वो सब पोस्ट 370 आया, जिसकी बात श्यामलाल शर्मा साहब ने क्वेश्चन आवर के दौरान इतने जोरों शोर से किया। वो सारा कानून तो 370 हटने के बाद आया। तो फिर मैं पूछता ना, क्या बेहतरी आई? करप्शन भी नहीं रुका, मिस गवर्नेंस भी नहीं रुका। अब ठीक है, आप कहते हो कभी नहीं आएगा, हम कहते हैं हम वापस लाएंगे। वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, हम अपनी उम्मीद की दुनिया में रहेंगे, आप अपनी दुनिया में रहो, देखते हैं कौन सही निकलता है। लेकिन ये मुझे मत कहिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है। मैं वकालत नहीं जानता हूं, शायद मुझे नहीं मालूम अगर आपने वकालत की होगी या नहीं, लेकिन आपके आसपास काफी मतलब अच्छे हट्टे कट्टे वकील बैठे हैं ना। ये भी जानते हैं ना आप कि अदालत का फैसला दूसरी अदालत में टाला जा सकता है या बदलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज का बेंच जो है 5 जज का बेंच बदला सकता है, 5 जज का बेंच 7 जज का बेंच बदला सकता है। जब तक पूरा बेंच नहीं बैठता तब तक फैसले बदलाए जा सकते हैं। अब क्या इस तरह के हालात मुल्क में पैदा होंगे या नहीं होंगे, आप कैसे कह सकते हो ना? ठीक है ना, अब आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि आप कह सकते हो कि इस तरह के हालात कभी मुल्क में बनेंगे नहीं? मैं तो ये दावा कर नहीं सकता हूं। ये दावा लोग करते जब बीजेपी के 2 एमपी थे राजीव गांधी साहब के वक्त में, उस वक्त कभी सोचा जा सकता था कि मुल्क में इस तरह के हालात होंगे, लेकिन बन गए। क्या पता ना अब आगे क्या होगा। हम फिलहाल इस पे बात करते रहेंगे, वो हमारा हक है। ये हक आप आपसे छीन नहीं सकते, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के आईन के तहत कर रहे हैं।
अब मैं इस बात में पढ़ूंगा ही नहीं कि टेम्पररी स्टेटस था या नहीं था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने महाराजा साहब के हवाले से कहा कि हम बार बार उनका इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं। हमारे तरफ से तो कभी नहीं हुआ। एक जगह बताइए ना आप जहां पे महाराजा साहब की लेगेसी को हमने कहीं जख्म पहुंचाया हो, कहीं नाम बदलाया हो, बताए ना कहीं पर भी। मेरे हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में, मेरे वालिद साहब की हुकूमत में, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी तब, बताए ना आप कहीं पे हमने नाम बदले? प्रताप सिंह पार्क आज भी प्रताप सिंह पार्क, एसएमजीएस अस्पताल आज भी एसएमजीएस अस्पताल, एसएमएचएस अस्पताल आज भी एसएमएचएस अस्पताल। कहीं सड़कों का नाम नहीं, कहीं पे भी नहीं। लेकिन मुझे बताइए ना आप, महाराजा साहब के जो अगर हम विरासत देखें तो दो सबसे बड़ी चीजें क्या थी? एक जम्मू कश्मीर रियासत, वही देगा ना हमें विरासत में, ये रियासत बना के। उस रियासत का आपने क्या हाल किया ना आप बताए ना आप। ये कहने की बात है, ये छोड़िए ना, छोड़िए। अब वो दिल्ली ने किया ना, वो आपने नहीं किया, वो मरकज की हुकूमत ने किया ना। 70 वर्ष में क्या हुआ? वो क्या हुआ? 70 वर्ष में क्या हुआ? विरासत मैं विरासत की बात कर रहा हूं ना। अब महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते, नहीं लाए। चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके, जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन चलिए, वो दो हिस्से जो चले गए वो छोड़ दीजिए। जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाया था उसके भी आपने दो हिस्से किए, लद्दाख को अलग किया। अब आप कहते हो लद्दाख के लोग ये चाहते थे। कभी पूछा आपने उनसे? कभी मालूम करने की कोशिश की? पहले दिन से करगिल के लोग इस फैसले के साथ नहीं थे, ठीक। आज अक्सर बेशतर लद्दाख की आबादी जो है, बौद्ध आबादी, वो भी इस फैसले के साथ नहीं है। आज जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी थी, आज वो भी कहते हैं कि शायद इससे बेहतर तो हमारी हालत जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर थी। तो पैदल आए लेह से दिल्ली अपने हकूक हासिल करने के लिए, तो वो विरासत का जो हमें मिला था वो भी नहीं रहा। और विरासत में महाराजा साहब क्या छोड़ गए हमारे लिए? स्टेट सब्जेक्ट लॉज, कि हमारी जमीन हमारी, हमारी नौकरियां हमारी। कहां है वो लॉज ना? कहां है वो कानून? आज आपकी जमीन पे आपका
क्या हक है ना, कोई भी आके ले लेगा। आज आपकी नौकरियों पे क्या हक है आपका? इससे अच्छा तो हिमाचल का हाल है। हिमाचल पे फैक्ट्री लगती है तो वहां कानूनन 70% जो है मुलाजिम हिमाचल के होने हैं। वहां अगर होटल लगता है तो 70% मुलाजिम हिमाचल के होते हैं। आप बताइए ना कौन सा ऐसा कानून यहां पे है? तो जब महाराजा साहब का नक्शा आपने नहीं रखा, जब महाराजा साहब का स्टेट सब्जेक्ट का कानून आपने नहीं रखा, तो हमने अपमान किया या आपने किया? लेकिन चलिए कर लिया। फिर 13 जुलाई पे आप नाराज हुए, आपने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो स्पीकर साहब ने मजबूरन उनको एक्सपंज करना पड़ा। लेकिन अब आपकी और हमारी सियासी सोच बिल्कुल अलग है। आपकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी उनमें कोई मेल नहीं है। लेकिन कम से कम जब हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें। उन 22 लोगों ने जो 13 जुलाई 31 को कुर्बानी दी, वो किस लिए दी? एक आवाज हासिल करने के लिए, कुछ हकूक हासिल करने के लिए। और अगर उनका वो करना गलत होता, महाराजा साहब ने उनकी कुर्बानी के बाद जो कदम उठाए, क्यों उठाए? जो ग्लैंसी कमेटी बिठाई गई, जो जस्टिस दलाल कमीशन बिठाया गया, क्यों बिठाए गए? जो उस कमीशन के बाद इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, जो इलेक्शन करके प्रजा सभा बनी, वो प्रजा सभा आखिर में जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी। अरे नाब, जिन कुर्बानियों के बुनियाद पे ये असेंबली कायम हुई, उनके बारे में भी हम इज्जत से 2 शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ इतनी खता है कि वो मुसलमान थे, इतनी खता, ये मानिए आप। क्योंकि बाकी मुल्क में जहां शख्सी राज के खिलाफ आवाज उठी, वहां पे किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा। लेकिन यहां पे क्योंकि वो मुसलमान थे और जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, हमारे मुंह से उनके बारे में इस तरह के अल्फाज कितनी आसानी से निकलते हैं। अब मैं बाकी इतिहास हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तारिगामी साहब की तकरीर के बाद उनको एक पर्ची भेजी। मैंने कहा ना, आपने तो मेरी आधी तकरीर मुझसे ले ली, जो आपने पूरा हिस्ट्री का हमें यहाँ पे सुना दिया, तो मैं उसी को अपनी तकरीर समझ के तारिगामी साहब की बात जो है उसको ओन करता हूँ। लेकिन अब ये मानिए आप, चाहे आप 13 जुलाई की छुट्टी रखें ना रखें, चाहे आप 5 दिसंबर की छुट्टी रखें ना रखें, उन लोगों की कुर्बानियों को यहाँ के लोगों के दिलों से कोई निकाल नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है ना, 5 दिसंबर की छुट्टी हटा के शेर कश्मीर का जो उनकी कद है वो कम होगी? अरे ना, अगर आपने हमसे पूछा होता, मैं अपनी मर्जी से वो छुट्टी छोड़ देता। मेरे साथी, पता नहीं उनको याद है या नहीं है, जब मैं वजीर आला था पिछली बार, मैंने अपने साथियों से उस वक्त कहा कि हाँ, मैं 5 दिसंबर की छुट्टी छोड़ना चाहता हूँ। सलाथिया साहब गवाह हैं। मैंने कहा इस जम्मू कश्मीर में छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं छुट्टियाँ कम करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं बाकी छुट्टियों को काटना शुरू करूँगा, ये लोग मुझे कहेंगे कि देखो, अपने दादा की छुट्टी तो रखी, बाकियों को काट गए। तो मैं पहले शेर कश्मीर की छुट्टी जो है 5 दिसंबर वाली निकालूंगा, फिर हम और छुट्टियाँ जो हैं कम कर लेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है शेर कश्मीर की शख्सियत जो है वो 5 दिसंबर की छुट्टी से नहीं है। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया वो कोई मिटा नहीं सकता। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हमारे एक साथी ने
पूछा, नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं कि वो असेंबली में क्यों नहीं आया, कैबिनेट में क्यों। असेंबली में सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि हमें तो ये शक था कि यहां पे कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो स्टेटहुड के हक में नहीं है। लेकिन अगर सजाद साहब को शक है कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटहुड के हक में नहीं हैं, लाएं रेजोल्यूशन में। आज कहता हूं ना, हमारे तरफ से सारे मेंबर उसके हक में वोट डालेंगे। वैसे भी शायद कल या परसों इन्होंने वैसे भी हाथ ऊपर करवा के 2 रेजोल्यूशनें तो यहां पास करा ही दी, ये वाला भी पास करा देते, हम अभी वहां हाथ ऊपर कर लेते। नहीं ना, ये वाला अब इनसे बात करके करवा लीजिए, लाइए ना, इनसे मशवरा कर लीजिए, आपके वहां बैठे हुए हैं, लाए ना, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलता तब तक गवर्नेंस पे क्लैरिटी के लिए जो बिजनेस रूल्स जो हैं उन्हें फ्रेम करने की जरूरत थी। अब बेशक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन कल रात को कोई 8 बजे के आसपास हमने कैबिनेट की मीटिंग की, हमारे बिजनेस रूल्स जो हैं वो फ्रेम हो गए हैं, कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी है। उस मंजूरी को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि उस पर जो है मंजूरी दिलवाई जाएगी, ताकि कम से कम जब तक ये सिस्टम जो है हमारा है, मैं तो मान के चल रहा हूं कि टेम्पररी है, लेकिन जब तक है ठीक तरह से चलना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। वो कंफ्यूजन कम हो, उसके लिए ये जो बिजनेस रूल्स हैं ये चलें आगे तो अच्छा है। क्योंकि इसी में हमारी डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसके हवाले से श्यामलाल शर्मा जी ने सुबह भी बात की, अपनी तकरीर में भी कहा, आधा तो हमारी डिग्निटी तो इस स्टेटहुड के जाने से ही चली गई ना। इससे पहले जब एमएलए थे, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आपका क्या नंबर था ना? आज क्या नंबर है? हाँ, आज क्या है? आज पता नहीं हम कहीं खाते में है भी या नहीं। मेरा नंबर एज चीफ मिनिस्टर, जब मैं इससे पहले यहां खड़ा था, मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था। अपनी रियासत में तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर। आज तो पता नहीं मैं एमओएस के नीचे कहीं घूम रहा हूं। तो डिग्निटी एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ये सारा, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। तभी तो हम लड़ रहे हैं ना। अब ये स्टेटहुड की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ाई है। क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अमली जामा हम तब पहना पाएंगे, जिन चीजों को वापस लेने की जरूरत है, जिन चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन हमारी लड़ाई एक सच की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत की सांस लेने की लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। बीच बीच में कुछ लोग हमें डराने की, धमकाने की, खामोश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के भाईचारे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। स्पीकर साहब, मुझे कल इससे ज्यादा लंबी तकरीर करनी है। पानी का एक कतरा शाम के 6:35 से पहले पीने की इजाजत भी नहीं है। तो कल की तैयारी करने के लिए मैं आज अपनी तकरीर यहीं पे समाप्त करूंगा।
एलजी साहब को उनके खुतबे के लिए मैं अपने तरफ से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस के तरफ से एलजी साहब का शुक्रिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।